लॉ में कोई डाउट हो, पढ़ के आए हो? तीनों ने कल टेस्ट देने आना है। हमने बहुत मेहनत की है कंपनी अकाउंट्स पे। अच्छा होना चाहिए टेस्ट। लॉ का टेस्ट है ना, इसके बाद है अकाउंट्स का। मैम, हाँ जी। जो क्या कहते हैं, कंपनीज एक्ट है, उसमें पब्लिक कंपनी में एक सेकेंड मैं मैं भूल गई कितने से और मेरे को वो पब्लिक कंपनी में वहां लिखा है कि उसकी डेफिनेशन में तो लिखा है इट हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और सिग्निफिकेंट पॉइंट्स में लिखा है कि नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एक मिनट रुको। चलो प्लीज सेटल क्विकली एंड नेक्स्ट क्लास से थोड़े से और रेगुलर और डिसिप्लिन होते हैं हम सब लोग ही। हर क्लास के बाद नीचे जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज अवॉइड दैट। प्लीज चलो अपने नोट्स ओपन करो। लेट्स रिवाइज होल सेल ऑफ गुड्स एक्ट दैट वी हैव डन टिल नाउ एंड कंप्लीट फर्स्ट यूनिट। उसके बाद मुझे टेस्ट से रिलेटेड दो बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं, विल कवर दैट। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये बना था 1930 में। पहले ये सारे रूल्स थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये एक्ट एप्लीकेबल है टू होल ऑफ इंडिया। इस एक्ट में सारे वर्ड्स की डेफिनेशन का वाइड स्कोप है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी आता है और अग्रीमेंट टू सेल भी आता है। जो बायर है उसका मतलब है अ पर्सन हु बायस और अग्रीज टू बाय। जो सेलर है अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल। फिर जब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। कोई भी मूवेबल आइटम हो एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम एंड मनी उसे गुड्स मानते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स का एग्जांपल हमने किया डेटर्स। तीन स्पेशल चीजों का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी, गुडविल एंड एफडीआर, और एक मैंने और पॉइंट लिखवाया था डिक्री ऑफ कोर्ट। ये सारी चीजें भी गुड्स होती हैं। अगर कोई और आइटम हो मुझे पता करना हो ये गुड्स है या नहीं, तो हम ये देखेंगे वो मूवेबल है या नहीं। मूवेबल क्या होता है? जो चीज इमूवेबल नहीं है। इमूवेबल क्या होता है? लैंड। और लैंड के साथ जो भी अटैच्ड चीजें हैं वो सारी इमूवेबल है। बट अगर अग्री किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने से पहले पहले वो अटैचमेंट जो है वो हम उसे सेवर करके देंगे, सेपरेट करके देंगे, तो वो जो इमूवेबल गुड्स है कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने से पहले मूवेबल बन जाएंगी, इसलिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। 2(7) में तो हमें बताया गया गुड्स क्या होती हैं। सेक्शन 6 में बताया गया गुड्स की टाइप्स क्या क्या है। गुड्स होती हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स जो कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्ट करती थी। फ्यूचर गुड्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल
एंड कॉन्टिंजेंट गुड्स, जिसकी एक्विजिशन जो है वो डिपेंडेंट थी किसी एक्सटर्नल इवेंट पे, अनसर्टेन इवेंट पे। अब एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर किस किस कैटेगरी की होती हैं? एक होती है स्पेसिफिक गुड्स, एक एसर्टेन्ड और एक अनएसर्टेन्ड गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या होती हैं? जो कि आइडेंटिफाई कर ली गई थी, डिलीवरेबल स्टेट में आ गई थी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर आइडेंटिफिकेशन और उनको डिलीवरेबल स्टेट में आप लेके आ रहे हो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो बन जाती हैं एसर्टेन्ड गुड्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन, सैंपल, तो वो बन जाती हैं अनएसर्टेन गुड्स। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ध्यान में रखनी है। अगर कोई टाइल परचेज करने जा रहा है, कारपेट परचेज करने जा रहा है, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग होती है। दीज आर अनएसर्टेन गुड्स। उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक किया डिलीवरी क्या होता है। डिलीवरी की डेफिनेशन गिवन है 2 सबसेक्शन 2 में। तो वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिलीवरी बोलते हैं। डिलीवरी 3 टाइप्स की हो सकती है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? जब गुड्स फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही है, फिजिकल मूवमेंट हो रही है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, गुड्स जहां पर पहले पड़ी थी अभी भी वही पड़ी है, पर थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज कर लिया कि मैं गुड्स को आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं। सिंबॉलिक डिलीवरी, इसमें गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई हमने टोकन दिया है, कोई डॉक्यूमेंट दिया है जिसके बेसिस पे गुड्स की डिलीवरी क्लेम की जा सकती है। 2 एग्जांपल्स हमने याद रखनी है, बिल ऑफ लेडिंग एंड रेलवे रिसीट्स। ये हो गई डिलीवरी की डेफिनेशन। उसके बाद कुछ और वर्ड्स हैं जो कि समझने के लिए जरूरी हैं, पर केस स्टडी या एग्जैक्ट थ्योरी क्वेश्चन उसमें से अभी तक कभी नहीं आया है। तो पहला ऐसा वर्ड है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। क्या होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स? क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे कि यूज किया जाता है एज प्रूफ ऑफ पोजेशन, कि तुम्हारे पास गुड्स का पोजेशन है, एंड उसी से आप पोजेशन ट्रांसफर भी कर सकते हो। ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हम इन डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हैं उसका पोजेशन प्रूव करने के लिए या फिर पोजेशन को ट्रांसफर करने के लिए। इसके भी सेम एग्जांपल्स हैं, रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग, ये सारी चीजें भी क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, इससे हम किसी को ओनरशिप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसमें ये पता भी चलता है कि कौन ओनर है और इससे ओनरशिप ट्रांसफर भी हो सकती है। पर जो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होते हैं, उससे सिर्फ ये पता चलता है कि कौन ओनर है, उससे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो अगर शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है तो सिर्फ मैं उस शेयर की ओनर हूं। अगर वो मैं शेयर आपको दे भी दूं फिर भी डिलीवरी तो हो गई, आप फिर भी उसके ओनर नहीं बनोगे, बिकॉज जो शेयर सर्टिफिकेट है वो सिर्फ एक क्या है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, राइट है। सिमिलरली कार की आरसी भी डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, उससे पता चलता है कि कार का ओनर कौन है। पर अगर मैं आपको कार की आरसी पकड़ा दूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ओनर बन गए। मर्सेंटाइल एजेंट कौन होता है? मर्सेंटाइल का मतलब होता है बिजनेस, आपका बिजनेस का एजेंट, जो कि आपके बिहाफ पे गुड्स को सेल भी कर सकता है, परचेज भी कर सकता है, कंसाइन भी कर सकता है, और गुड्स की सिक्योरिटी देके उसके बेसिस पे लोन भी रेज कर सकता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, एक इंटेंजिबल राइट है कि आपके पास एसेट का राइट है। प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, एक होती है जनरल प्रॉपर्टी, एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मतलब कि आपके पास उस प्रॉपर्टी के सारे राइट्स हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब आपके पास सिर्फ उसकी कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं, कई बार एज अ टेनेंट, हमने एग्जांपल की। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु सीजेस टू पे हिज डेट्स, जो पर्सन अपने डेट्स पे ही नहीं कर रहा, ड्यू डेट आ गई और वो अमाउंट पे नहीं कर रहा, वेदर ही हैज कमिटेड इंसॉल्वेंसी और नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। प्राइस का मतलब क्या होता है? तो जो आपने गुड्स परचेज की उसकी कंसिडरेशन को हम प्राइस बोलते हैं। जो प्राइस है वो ओनली कैश में नहीं, ओनली कैश भी हो सकता है, कैश प्लस काइंड भी हो सकता है, ओनली काइंड में नहीं हो सकता। क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब है उसकी स्टेट और कंडीशन। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया सेक्शन नंबर 4 और 5। मैंने कंबाइन एक चार्ट बनाया था और आपने भी दिमाग में वो पिक्चर ही रखनी है जिससे कि सारे रूल उसके याद आ जाएंगे। सेक्शन 4 और 5 का हमने चार्ट क्या बनाया था कि एक तरफ एक पर्सन है सेलर और एक तरफ एक पर्सन है बायर। जो सेलर है वो बायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब हमने वर्ड बोला कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के जितने भी रूल्स हैं, वैलिड ऑफर होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, वो सारे रूल्स में अपने आप ही पूरे हो। ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? कि सेलर बायर को गुड्स की डिलीवरी करेगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा।
और बायर सेलर को उसके बदले में प्राइस पे करेगा। तो हमने ऊपर वाले एरो में 3 वर्ड्स लिखे थे, गुड्स होने चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए और प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। और जो बायर है वो सेलर को क्या देगा, उसका प्राइस पे करेगा। प्राइस की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि जो प्राइस है वो ओनली कैश भी हो सकता है, कैश प्लस काइंड भी हो सकता है, पर ओनली काइंड में नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर हो रही है फिर तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है एक फ्यूचर डेट पे फिर वो बन जाएगा अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल जो है वो कंडीशनल होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सोल्यूट होता है। ये जो सारी चीजों की पेमेंट है ये अभी भी की जा सकती है, फ्यूचर डेट पे भी, लमसम में भी की जा सकती है एंड इंस्टॉलमेंट्स में भी। गुड्स भी आप इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हो, लमसम में भी, पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है, लमसम में। आई होप सबको सेक्शन 4 और 5 अच्छे से याद हो गया है, पक्का क्लियर है ना। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब जो लोग बुक से पढ़ के आए हैं उनको कोई डाउट आया हो, पढ़ के आए हो क्या? ओके, कोई डाउट किसी को भी, ऑनलाइन ऑफलाइन? ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स हैं। चलो पहले तो ये पढ़ो, ये टेबल सब लोग ध्यान से पढ़ो। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। और कोई क्रैमिंग की इंटेंट से नहीं पढ़ना कि मुझे रट्टा मार के आंसर देना है 5 नंबर में कि क्या डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट के इंटेंट से सब पढ़ना है कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। जो भी पॉइंट नहीं समझ आएगा प्लीज मुझे बताएंगे। ठीक है, कुछ हो गया? एग्रीमेंट टू सेल होता है, उसमें ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी के लिए देखना होता है, पेमेंट नहीं देखती, प्रॉपर्टी देखेंगे।
सभी हो सकता है कि प्रॉपर्टी बाद में ट्रांसफर होगी बट पेमेंट करने को। हाँ जी, इधर देखेंगे भाई सब लोग। देखो मेन डिफरेंस क्या है सेल और अग्रीमेंट टू सेल में। सेल में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, मैंने आपको गुड्स दे दी, आपने मेरे पैसे दे दी, सेल में सारा काम हो गया। जब मैंने आपको गुड्स दे दी तो प्रॉपर्टी का ओनर, गुड्स का ओनर कौन बन गया? प्रॉपर्टी किसे पास ऑन हो चुकी है? बायर को। अब अगर कोई भी लॉस होगा वो किसका लॉस होगा? बायर का, बिकॉज रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विद प्रॉपर्टी। जो अग्रीमेंट टू सेल है इसमें भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं है, तो अगर गुड्स डैमेज हो जाती हैं तो लॉस किसका होगा? सेलर का, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई ही नहीं है। जो ओनर है उसके सारे राइट्स एंड रिवॉर्ड्स किसके पास है? सेलर के पास ही है। अब एक वर्ड आया जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट इन रेम का मतलब होता है, रेम वर्ड का मतलब होता है पर्सन, राइट अगेंस्ट पर्सन। एंड जस्ट इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट गुड्स। सॉरी, रैम का मतलब है गुड्स, राइट अगेंस्ट गुड्स, एंड पर्सोनम का मतलब है राइट अगेंस्ट पर्सन। अब देखो क्या होगा बच्चे, लेट से एक्स ने वाई को गुड्स सेल कर दी एंड वाई ने पेमेंट किया नहीं की, इररेलेवेंट है। वाई ने भी पेमेंट की है या नहीं की, इररेलेवेंट। मुझे इस क्वेश्चन में हमें वो जानबूझ के बताएंगे पेमेंट के बारे में, बट हमें इग्नोर करना है। हमें ये देखना है कि गुड्स सेल हो चुके हैं कि नहीं। एक्स ने वाई को गुड्स अब सेल कर दिए, लेट सपोज गुड्स डैमेज हो गई, तो लॉस किसका है? किसका लॉस होगा? एक्स का लॉस होगा। एक्स ने तो गुड्स सेल ही कर दी है, एक्स सेलर है एंड वाई बायर है। अगर सेल हो गई है तो डैमेज किसका, डैमेज का लॉस किसका होगा? वाई का। ठीक है, लेट से वाई ने बोला था मैं इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करूंगा एंड वाई पैसे देने से मना कर दिया। गुड्स सेल हो चुकी हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, पर पैसे अभी पूरे नहीं दिए थे, और अब वाई ने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो क्या इस केस में एक्स बोल सकता है ये मेरी चीज है मुझे वापस करो? क्या वो गुड्स को वापस मांग सकता है? नहीं, गुड्स तो किसकी हो चुकी हैं? वाई की। इस केस में अब एक्स के पास सिर्फ क्या है? जस्ट इन पर्सन। उसके पास राइट अगेंस्ट पर्सन है, वो वाई के ऊपर केस कर सकता है, वाई को बोल सकता है कि तुम मुझे पैसे दो, उससे डैमेजेस भी मांग सकता है, पेनल्टी भी मांग सकता है, पर वो गुड्स नहीं वापस मांग सकता। गुड्स तो किसकी हो चुकी हैं? वाई की। ठीक है, मान लो यही होता अग्रीमेंट टू सेल, उसने उसे 10 आइटम्स सेल की थी एंड अभी सिर्फ 2 की ही डिलीवरी की थी, और कहा था जब तुम बाकी के पैसे दे दोगे फिर मैं बाकी की पेमेंट करूंगा। अब इस केस में अगर वाई पेमेंट करने से मना कर दे, क्या एक्स कह सकता है कि नहीं गुड्स मेरी हैं? अगर ये सिर्फ एक अग्रीमेंट टू सेल है, अभी सेल हुए ही नहीं है, क्या इस केस में एक्स बोल सकता है मैं डिलीवरी नहीं करूंगा? यस, क्योंकि अब गुड्स के ऊपर राइट किसका है? अभी सेलर का ही राइट है। देखो अब इस चीज के साथ लिंक करो। सेल के केस में क्या होता है? सेल के केस में कहते जस्ट इन रेम क्रिएट हो जाता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया के सामने गुड्स का ओनर तो कौन है? बायर। सारी दुनिया के अगेंस्ट आप ही ओनर हो। अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? जस्ट इन पर्सोनम, मतलब कि जो राइट है एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट क्रिएट हो गए, सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट आपके राइट्स हैं, गुड्स के ऊपर अभी आपके राइट्स क्रिएट ही नहीं। अगर ये पॉइंट समझ आएगा तभी ये नेक्स्ट 2 पॉइंट्स समझ आएंगे। इन नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को ध्यान से देखो, जो लास्ट 2 पॉइंट्स है इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। बच्चे लेट से एक्स ने वाई को गुड्स सेल कर दी, गुड्स की वैल्यू थी 2 लाख रुपीज एंड अभी तक पेमेंट की गई है 50,000, और एक्स इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या है? कि वो अपने डेट्स अब पे नहीं कर पा रहा, तो इसके ऊपर कोई ना कोई केस कर देगा। जब इसे स्यू करेगा तो बैंक क्या करेगा? अब एक्स के लिए एक
लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा। लिक्विडेटर क्या करेगा, एक्स के सारे एसेट्स को सेल करेगा और लाइबिलिटीज को वन बाय वन पे करेगा। अब वो एक्स के एसेट्स को सेल कर रहा है तो उसने देखा कि एक पर्सन है वाई, वाई ने गुड्स खरीद रखी है 2 लाख की, पर अभी तक पैसे कितने दिए हैं, सिर्फ 50,000। तो एक्स की बुक्स में वाई कौन आ रहा होगा, डेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर कहता कि गुड्स वापस करो, कि गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया है और मैंने एक्स की लाइबिलिटीज को पे करना है। जब तुमने पैसे ही नहीं दिए तो गुड्स के ओनर तुम कैसे बने, गुड्स की एप्रिसिएशन का बेनिफिट तुम्हें थोड़ी मिलेगा, तुम गुड्स वापस करो। तो क्या वाई को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को पैसे वापस करने पड़ेंगे, गुड्स वापस करनी पड़ेंगे, यस और नो। क्योंकि क्या हो चुका है, जस्ट इन रेम किसके फेवर में क्रिएट हो चुका है, बायर के फेवर। सेल के केस में क्या होता है, सारे राइट्स ट्रांसफर हो गए, तो पैसे हमने दिए या नहीं दिए। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो इस केस में जो सेलर का ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो आपसे गुड्स नहीं मांग सकता। हाँ, वो ये बोल सकता है तुम्हारी पेमेंट पेंडिंग है 1.5, वो पेमेंट करो, पर वो गुड्स नहीं मांग सकता। ठीक है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, मान लो वाई इंसॉल्वेंट हो गया, एक्स ने वाई से कुछ गुड्स खरीदी हैं, अभी तक 2 लाख में से पेमेंट कितनी की है, 50,000 की। वाई इंसॉल्वेंट हो गया, तो जब वाई इंसॉल्वेंट हो गया वो तो पूरे पैसे दे ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ कुछ पैसे दे सकता है, शायद वो सिर्फ 50% पैसे दे सकता है। अब वाई का ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, तो एक्स उसके ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास आया और वो कहता कि मेरी गुड्स में तो अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई है, तो मेरी गुड्स हैं, इसने कौन सा भी पैसे दिए थे, तो आप ऐसे करो, आप मेरी गुड्स ही वापस कर दो, कि मुझे कोई 50% पैसे नहीं लेने, जो मेरा एसेट था मेरी गुड्स ही मुझे वापस कर दो। तो क्या एक्स वाई के ऑफिशियल लिक्विडेटर से गुड्स वापस मांग सकता है, मांग सकता है या नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता, क्योंकि ये क्या हो चुकी है, प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, ट्रांसफर। कितने लोगों को समझ आई अभी बात, बाकी सबको दोबारा एक्सप्लेन करूं, कोई डाउट है तो। बच्चे लेट्स से एक्स ने वाई को गुड्स सेल कर दी, प्राइस है 2 लाख, अमाउंट पे हुई है 50,000, वाई इंसॉल्वेंट हो गया, तो वाई का लिक्विडेटर बोल रहा है कि हम सिर्फ पे करेंगे 60%। जब कोई इंसॉल्वेंट होगा तो वो सारे पैसे तो नहीं देगा, कुछ पैसे वापस कर पाएगा, तो वाई कहता कि हम सिर्फ 60% पैसे दें। एक्स कहता रिटर्न माई गुड्स, कि जब आपने अभी तक मुझे पैसे ही नहीं दिए तो इस गुड्स के आप ओनर ही नहीं बने हो, मेरी चीज ही मुझे वापस कर दो, मुझे कोई 60% पैसे नहीं लेने, मेरी गुड्स ही मुझे वापस कर दो। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, 60% पेमेंट होगी कि गुड्स वापस की जाएंगी एक्स को, क्योंकि गुड्स के ऊपर तो किसका राइट क्रिएट हो गया है। अब समझ आया सबको, पक्का। अब सेम चीज में मान लेते हैं अग्रीमेंट टू सेल है, एक्स ने वाई को बोला था कि मैं तुम्हें गुड्स दूंगा, लेट से मैंने किसी को बोला मैं तुम्हें गुड्स सेल करूंगी, मेरे शोरूम में गुड्स पड़ी हैं, अभी तक उस पर्सन ने 50,000 रुपए का एडवांस दिया है, बाकी 1,50,000 अभी मुझे देनी है। उसके बाद मुझे पता चला वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका ऑफिशियल लिक्विडेटर कहता मैम आपके शोरूम में जो गुड्स पड़ी हैं वो हमारी हैं, आप हमें ये गुड्स दे दो, और हम अभी सिर्फ 60% पैसे दे सकते हैं, हम 60% गुड्स देंगे। तो इस केस में मैं क्या कहूंगी, गुड्स मेरे पास रहेंगी कि मैं 60% अमाउंट लूंगी, मैं कहूंगी तुम इंसॉल्वेंट हो गए, मैंने तुम्हें गुड्स सेल ही नहीं करनी। अभी तक तो ये सिर्फ क्या था, अग्रीमेंट टू सेल, गुड्स की ओनरशिप या प्रॉपर्टी अभी तक किसके पास है, सेलर के पास ही। तो अगर सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया वो बोलेगा हमने गुड्स देनी ही नहीं है। मेक सेंस, पक्का समझ आया, वेरी लॉजिकल, कुछ भी क्रैम करने वाला है ही नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले उन्होंने बोला कि सेल के केस में क्या होता है, जस्ट इन रेम क्रिएट होता है। जस्ट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट गुड्स, कि आपका गुड्स के ऊपर राइट है, कोई दुनिया में पूरे वर्ल्ड में कोई ये नहीं बोल सकता है मेरी चीज है, वो आपकी ही चीज है, अगर सेल हो गई है बायर की चीज है। जस्ट इन पर्सोनम, अगर वो अग्रीमेंट टू सेल है तो फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट पड़ेगा, गुड्स आपकी नहीं हुई अभी,
हाँ, आपने किसी को पैसे एडवांस में दिए हुए थे, आप उस पर्सन के ऊपर केस करके अपने पैसे तो वापस मांग सकते हो, पर आप कभी भी क्या नहीं मांग सकते, गुड्स नहीं मांग सकते। अभी आपके पास सिर्फ क्या है, जैसे परसों। अब पहला केस, कहते मान लो सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो सेल हुई है और जो सेलर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या जो सेलर है वो गुड्स मांग सकता है? कहते जो ऑफिशियल असाइनी है विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स, वो गुड्स तो ले ही नहीं सकता, वो सिर्फ बायर से क्या मांग सकता है, प्राइस। अगर सेल हुई है एंड अगर अग्रीमेंट टू सेल है और जो सेलर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, अभी भी क्या वो गुड्स मांग सकता है? नहीं। कहते ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर, अग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, वो गुड्स वापस ले लेगा बट प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल, राइट। सेकेंड केस, अगर इंसॉल्वेंट कौन हुआ है, बायर, ठीक है। सेल के केस में बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बायर कहता मैं पैसे दे ही नहीं सकता, क्या सेलर फिर भी गुड्स मांग सकता है? नहीं मांग सकता। ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स, यहाँ पे ऑफिशियल असाइनी किसका है, बायर, बोलेगा मेरी है गुड्स क्योंकि प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो चुकी है। पर अगर अग्रीमेंट टू सेल था तो ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स, उसके पास गुड्स नहीं रहेंगी क्योंकि अभी तक सिर्फ क्या था, अग्रीमेंट टू सेल। ये कभी भी 5 मार्क्स की या 6 मार्क्स की केस स्टडी आ सकती है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से 6 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है। वैसे इस चैप्टर में से टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन आता है। सबको समझ आएगा जी? Second last point is seller insolvency management. Official assignee require control over the goods in the process and अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, हाँ जी इंसॉल्वेंट कौन हुआ है, सेलर, तो अभी प्रॉपर्टी किसके पास है, सेलर के पास ही, तो सेलर का ऑफिशियल असाइनी बोलेगा मेरी गुड्स है। price will not be हाँ, recovered. क्योंकि गुड्स सेल ही नहीं हुई तो ऑब्वियसली प्राइस कैसे रिकवर करेंगे? प्राइस का पॉइंट तो तब आएगा ना अगर मैंने तुम्हें गुड्स दे दी, मैं तब तुमसे पैसे मांग सकती हूँ। मान लो मैं बोल रही हूँ गुड्स ही मेरी है तो मैं ऑब्वियसली पैसे थोड़ी मांग सकती हूँ। सबको क्लियर हुआ है? बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल सकती हूँ मैं? नेक्स्ट, कुछ चीजें सेल के जैसे ही होती हैं, हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि ये सेल है या कुछ और है। तो 4 टॉपिक्स हैं ऐसे हमारे बुक में, चारों में से किसी में भी केस स्टडी आ सकती। अगर वो सेल है तब तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा, अगर वो सेल नहीं है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ये सारे केसेस में हम लोगों ने क्या करना है, सेक्शन नंबर 4 वाला चार्ट ही अप्लाई करना है। सेक्शन नंबर 4 वाले चार्ट से हमें पता चलेगा कि ये सेल है या नहीं। तो पहली ऐसी चीज बोलते हैं अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट, उसके जैसे ही है। तो पहला वर्ड आया हमारे पास नया, हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है? तो शायद कुछ स्टूडेंट से वर्ड पहली बार सुन रहे होंगे, अभी सेकेंड ईयर में आपको इसका अकाउंट्स में चैप्टर भी आएगा, हायर परचेज अकाउंटिंग कैसे होती है। पहले ये वर्ड समझो, हायर परचेज वर्ड का मतलब क्या होता है। बच्चे लेट से फोर्टिस हॉस्पिटल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक मशीनरी खरीदना चाहता है एंड मशीनरी की वैल्यू है 50 CR। तो फोर्टिस हॉस्पिटल ने प्लान किया कि हमें ये मशीनरी खरीदनी है एंड अगर हम इस मशीनरी को खरीदेंगे हमें लोन लेना पड़ेगा और लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लेट्स से 5 लाख पर मंथ, ठीक है। एंड उनको ये डाउट है कि हम ये मशीनरी खरीद ले और बाई चांस बाद में पता चले कि चंडीगढ़ के लोग ये ट्रीटमेंट अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए वेस्ट हो जाए। मशीनरी को जब रीसेल करने जाएंगे तो रीसेल तो 50 CR पे नहीं होगी, कम रेट पे होगी। तो फोर्टिस हॉस्पिटल चाहता है कि मुझे इतना इंटरेस्ट पे करने से पहले मैं श्योर हो जाऊं कि ये एसेट मुझे लॉन्ग टर्म काम आएगा भी या नहीं आएगा। तो फोर्टिस हॉस्पिटल ने सेलर को बोला कि आप मुझे ये एसेट रेंट पे दे दो, ठीक है। अब अगर वो उनको रेंट पे करेंगे तो कहते हैं इसमें भी कोई फर्क ही नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 5 लाख रुपीज की EMI पे करूं या मैं रेंट पे करूं एक ही बात है, बल्कि EMI पे करने में ज्यादा फायदा है। कुछ टाइम के बाद मैं एसेट का ओनर तो बन जाऊंगा। रेंट के केस में रेंट तो पूरा ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैं कभी भी एसेट का ओनर तो बनूंगा ही नहीं। तो जब दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी तो लोगों ने एक नया तरीका निकाला परचेज सेल का, हायर परचेज सिस्टम। हायर का मतलब क्या होता है, कोई चीज किस पे लेना, रेंट पे लेना, और परचेज का मतलब है गुड्स को बाय करना, परचेज करना। तो कहते हैं ऐसे दोनों ने मिलके ऐसे डिसाइड किया
फोर्टिस हॉस्पिटल सेलर को बोलता है कि मैं आपको हर महीने 6 लाख रुपीस का रेंट पे करूंगा। अगर मैंने आपको 100 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, फिर तो मैं इन गुड्स का ओनर बन जाऊंगा। अगर मुझे लगा कि नहीं ये मशीनरी मेरे काम की नहीं है, 4-5 इंस्टॉलमेंट्स के बाद मैंने पेमेंट करनी छोड़ दी, तो हम ये मानेंगे ये 6 लाख रुपीस क्या है, रेंट। ठीक है, क्या हो रहा है, शायद हम चीज रेंट पे ले रहे हैं, शायद हम चीज परचेज कर रहे हैं, अभी पता ही नहीं फाइनल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्रोजेक्टर खरीदा, मैं उन्हें जाके बोलूं मुझे पक्का नहीं पता ये मेरे काम आएगा या नहीं आएगा, मैं सेलर को जाके बोलूं मैं आपको हर महीने 50,000 रुपए दूंगी। सेलर मुझे कहता है मैम मेरी गुड्स की कॉस्ट है 5 लाख रुपए। तो अगर मैंने बोला मैं हर महीने 50,000 रुपए दूंगी, तो पूरी पेमेंट कितने टाइम में हो जाएगी, 10 इंस्टॉलमेंट्स में। मैंने कहा अगर मैंने आपको सारी 10 इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे दे दी, इसका मतलब मैं इसे खरीदना चाहती हूँ, 10 इंस्टॉलमेंट्स के बाद मैं इसकी ओनर बन जाऊंगी। बाई चांस मुझे लगा ये तो मेरे काम की चीज ही नहीं है, 2 महीने बाद मैंने आपको पेमेंट करनी बंद कर दी, तो आप अपना प्रोजेक्टर वापस ले जाना, मैं ये मान लूंगी कि मैंने 2 महीने का रेंट पे किया। तो हायर परचेज क्या है, बिजनेस करने का ही एक तरीका है, इसमें आप एक एसेट को परचेज करते हो जो कि आप शायद रेंट पे ले रहे हो, शायद आप परचेज कर रहे हो। ये फाइनल कब होगा, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी तब तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं तो क्या माना जाएगा ये कि क्या है, रेंट। अब अगर कोई क्वेश्चन आए और मुझे पता करना हो कि ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट है या ये हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 4 में हमने लिखा था कि एक तरफ होता है सेलर और एक तरफ होता है बायर। सेलर बायर को क्या बोलता है, सेलर बायर को बोलता है मैं तुम्हें गुड्स दूंगा, गुड्स की डिलीवरी करूंगा एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा। बायर सेलर को क्या बोलता है, मैं तुम्हें क्या करूंगा, प्राइस पे करूंगा। अब ये टॉपिक बना ही क्यों, क्यों लोगों को कंफ्यूजन होती है सेल और हायर परचेज में, क्योंकि हायर परचेज में भी गुड्स तो है, कंपनी फोर्टिस हॉस्पिटल को मशीनरी दे रही है, गुड्स की डिलीवरी भी कर रही है, फोर्टिस हॉस्पिटल प्राइस भी पे कर रहा है, पर क्या ये सेल है, क्या चीज मिसिंग है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है। यहां पर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। मेक सेंस, पढ़ते हैं इसे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है। अब आपको अपने आप ही पता चल गया कैसे मिलता जुलता है, तीन चीजें सेम है, सेल में भी गुड्स होती है, हायर परचेज में भी गुड्स, दोनों केसेस में डिलीवरी होती है, दोनों केसेस में प्राइस। कहते बहुत क्लोजली मिलता जुलता है हायर परचेज से, पर जो रियल ऑब्जेक्ट है हायर परचेज का वो भी क्या है, सेल ऑफ गुड्स। हायर परचेज में भी हमारा रियल ऑब्जेक्टिव तो क्या है कि एंड में हम अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं, सेल ऑफ गुड्स ही करना चाहते हैं। जो हायर परचेज के अग्रीमेंट्स है इनके लिए एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है। जो हायर परचेज अग्रीमेंट है ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जहां पे आप गुड्स को हायर पे देते हो, रेंट पे देते हो, जिसमें हायरर के पास ऑप्शन होता है कि वो गुड्स को क्या कर सकता है, परचेज एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। यहाँ पे आप गुड्स का पोजेशन साथ के साथ ही दे देते हो एक पर्सन को, वो आपको पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट पे करता है। प्रॉपर्टी का पास ऑन होती है ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इस पर्सन के पास राइट होता है वो कभी भी अग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है। अगर वो अग्रीमेंट को कैंसिल कर देगा फिर माना जाता है कि उसने रेंट पे किया है, अगर अग्रीमेंट कंटिन्यू होता रहेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाएगी तो फिर क्या माना जाएगा, सेल। तो अगर आपसे पेपर में केस स्टडी आए और आपको पूछा जाए कि क्या इस ट्रांजैक्शन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा, हम एक्सप्लेन करेंगे कि सेल का मतलब क्या होता है, हायर परचेज का मतलब क्या होता है, और फिर उन्हें बताएंगे कि नहीं हायर परचेज अग्रीमेंट्स के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता है, उनके लिए एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है। ये आपको एक्ट या नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता हो कि इसके लिए एक सेपरेट एक्ट। क्लियर है जी सबको, प्लीज डिफरेंसेस रीड करो, अगेन डिफरेंसेस समझने हैं।
टाइटल का मतलब है ओनरशिप। बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ। विदाउट फ्रॉड, जिसमें कोई किसने फ्रॉड नहीं किया। अगर आप अपने स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट देखोगे ना, मैंने ये वर्ड पहली बार वहां पढ़ा था, करेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा था ही इज अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, कि गुड करेक्टर का स्टूडेंट है। क्या है? कोई भी डिफरेंस में कोई डाउट आया हो किसी को, ये पर्सन में कुछ ना समझ आया हो? केस स्टडी के लिए आप लोगों ने ये 3 पॉइंट्स लर्न करने हैं, प्लीज इसे स्पेशली मार्क कर लेंगे। लॉ में प्रॉब्लम आती है कि आंसर आता है, पर आंसर को लिखना कैसे है वो नहीं आता। तो हम कुछ कीवर्ड, जैसे हम चार्ट्स बनाते हैं, एंड कुछ स्पेशल चीजों को लर्न करेंगे विच विल हेल्प अस इन फ्रेमिंग द आंसर। ठीक है, देखो क्या मेन वर्ड्स हैं। हायर परचेज अग्रीमेंट क्या है? कि ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें आप किसी पर्सन को गुड्स दे रहे हो हायर पे, रेंट पे, और जो हायरर है उसके पास ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि वो गुड्स को परचेज कर सकता है। इसमें क्या हो रहा है? गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होएगी? लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पे। और हायरर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। तो जो मैंने ये 4 वर्ड्स सर्कल किए हैं, ये आपको जरूर ध्यान में रखने हैं व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक। हायर परचेज में ऑप्शन मिलता है हायरर को, वो गुड्स को परचेज भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकता है। पोजेशन अभी ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है तभी हमें कंफ्यूजन है कि ये सेल है या नहीं, तभी तो ये मिलता जुलता हुआ ना सेल से। एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, और ऑप्शन है आपके पास, आप कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी टर्मिनेट कर सकते हो। सेकेंड चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट? सेल और बेलमेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो हमें समझने की जरूरत है कि बेलमेंट क्या है, बाकी कुछ तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। बेलमेंट क्या होता है? जो स्टूडेंट्स ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा, बच्चे, बेलमेंट में एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने गुड्स की डिलीवरी करता है एक स्पेशल पर्पस के लिए, और उसे बोलता है कि जब भी ये पर्पस कंप्लीट हो गया मुझे मेरी गुड्स रिटर्न कर देना। प्लीज ये ड्रॉ करेंगे सब लोग। जब भी हम लोग बेलमेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम यही 3 वर्ड्स बार बार रिपीट करेंगे। बेलमेंट नाम से हमारे सिलेबस में पूरा चैप्टर भी है, और ये आगे भी बहुत जगह वर्ड आएगा। मुझे बता सकते हो कहाँ कहाँ पे ये वर्ड आता है जो पढ़ चुके हो? सबसे पहले नहीं, एग्जाम्पल नहीं, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ कहाँ इसका रेफरेंस आया आपके सिलेबस में? वैलिड कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन में सेक्शन 25 की एक्सेप्शन में आता है बेलमेंट। और वेरी गुड। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं आता है? हाँ, फाइंडर ऑफ गुड्स में शायद फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है? गुड्स का बेली बेली होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कहीं आता है? जब आप किसी पर्सन को चेक देते हो, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देते हो किसी के एजेंट को, तो जो एजेंट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता है एज अ बेली। वहां पे भी ये वर्ड सेम ही वर्ड यूज होता है। एंड फाइंडर ऑफ गुड्स में भी हमने पढ़ा था कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं सेम एज अ बेली।
ठीक है। बेलमेंट क्या होता है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपनी कोई गुड्स की डिलीवरी कर दी, किस चीज के लिए, की एक स्पेशल काम के लिए, और उसे बोला है जैसे ही ये स्पेशल काम पूरा हो जाए मेरे गुड्स मुझे वापस कर देना। इसे हम लोग समझेंगे इसकी बेस्ट एग्जांपल के साथ, जब आप अपने फ्रेंड्स को अपनी नोटबुक देते हो नोट्स कॉपी करने के लिए। ठीक है, लेट्स से मैंने काशवी को अपनी नोटबुक दी कि तुम नोट्स कॉपी करो और उसके बाद मेरी कॉपी मुझे रिटर्न कर दो। तो गुड्स की डिलीवरी हो रही है, एक स्पेशल पर्पस के लिए हो रही है, और बोला जा रहा है कि जैसे ही ये स्पेशल पर्पस हुआ तो मेरी गुड्स मुझे रिटर्न कर दो। ठीक है। सिमिलरली मान लो काशवी आउट ऑफ इंडिया जा रही है एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो चाहती है कि सेफ रहे, अगर कहीं ऑनलाइन आईसीआई की वेबसाइट पे अपलोड करना हो तो ऐसा ना हो कि मैं वो टाइम पे फॉर्म ना फिल करूं और मेरा एग्जाम फॉर्म कैंसिल हो जाए। तो इसने अपने 12th की मार्कशीट गीतांजलि को दे दी। तो क्या हो रहा है, एक पर्सन अपनी गुड्स को डिलीवर कर रहा है, स्पेशल पर्पस के लिए कर रहा है, पर प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर कर रहा। वो उसे क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें सिर्फ किस चीज के लिए दे रहा हूँ, एक स्पेशल पर्पस के लिए, उस पर्पस के कंप्लीट होते ही मेरी गुड्स मुझे क्या कर देना, रिटर्न। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेलमेंट। जो पर्सन ये गुड्स दे रहा है उसे बोलते हैं बेलर, एंड जिससे ये गुड्स मिलती हैं उसे बोला जाता है बेलिंग। क्या, ये पूरा चैप्टर भी आएगा हमारे सिलेबस में। अब ये क्यों लोग इसे सेल के साथ क्यों कंफ्यूज करते हैं, सेल में और बेलमेंट में कॉमन चीजें क्या क्या है, डिलीवरी प्रोडक्शन। वेरी गुड। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गुड्स की डिलीवरी हो रही। पढ़ो इस टॉपिक को, बताओ कोई डाउट है तो। क्या, पे कर रही हूँ। कंसिडरेशन वाले पॉइंट का बच्चे, ग्रेटुशियस वर्ड बना है ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड का मतलब थैंक यू, कि मैंने तुम्हें कोई अपनी गुड्स दी है बिना कंसिडरेशन के, जैसे तुमने अपने फ्रेंड्स को नोट्स कॉपी करने के लिए दिए, उसमें कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। कहते जो बिलमेंट है वो ग्रेटुशियस हो सकती है, शायद कोई पैसे इन्वॉल्व ही ना हो, नॉन ग्रेटुशियस भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैंने अपनी कार सर्विस करने दी, तो जब मैं अपनी कार सर्विस करने दे रही हूँ, गुड्स की डिलीवरी हो रही है, एक स्पेशल पर्पस के लिए कि आप कार की सर्विस करोगे और उसके बाद मुझे उसे रिटर्न कर दोगे। पर इसमें क्या साथ में छुपा हुआ है, कंसिडरेशन। ये क्या है नेचर में, नॉन ग्रेटुशियस। ठीक है, सबको क्लियर है जी, डन। थर्ड कैटेगरी है सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या डिफरेंस। जो सेल होती है उसमें तो हम किसी पर्सन को गुड्स देते हैं और उसकी पेमेंट वापस ले लेते, उसके लिए उससे प्राइस ले लेते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन को अपनी गुड्स किस चीज के लिए देते हैं, उसके ऊपर कोई काम करने के लिए। तो इस केस में हम सिर्फ किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। हम अपनी गुड्स के ऊपर कोई काम करवाना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर करना चाहते। जैसे कि
कोई पर्सन टेलर को अपना सूट स्टिच करने के लिए दे रहा है, ठीक है, वहां पे गुड्स की डिलीवरी तो हो रही है पर हम प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। हम बुटीक को क्या बोल रहे हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसकी स्टिचिंग करके दो, कस्टमाइज्ड ड्रेस बना के दो। या फिर मान लो मैं आरएमएस की डायरीज बनवाना चाहती हूँ, मैंने डायरीज परचेज की और मैंने प्रिंटर को बोला कि इसके ऊपर आप हमारा लोगो प्रिंट करके दे दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। क्लियर है भाई सबको? पेपर में आपको केस स्टडी आएगी और आपको पहचानना होगा कि ये सेल है या नहीं। अगर कोई चीज सेल है फिर तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं। सेक्शन 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेक्शन 6 कर चुके। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन नंबर 7 एंड 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8, एक बार ना फिर से मेरे साथ पूरा चैप्टर रिवाइज करो, फिर आगे चलते हैं क्या कुछ हमने पढ़ा क्या कुछ। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है सेलर कौन होता है, बायर कौन होता है, गुड्स की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में गिवन है, गुड्स का मीनिंग कहां पर गिवन है, इमूवेबल गुड्स क्या होती हैं, इमूवेबल गुड्स की एक्सेप्शन क्या होती है, गुड्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं, ये पहली कैटेगरी। दूसरा क्वेश्चन, डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी की टाइप्स क्या होती हैं। फिर हमने छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे ही समझे, मर्सेंटाइल एजेंट, प्रॉपर्टी क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, प्राइस वर्ड के ऊपर स्पेशली ध्यान में रखेंगे कि प्राइस सिर्फ काइंड में नहीं हो सकता है। फिर हमने पहला टॉपिक पढ़ा सेक्शन नंबर 4 एंड 5, जिसको हमेशा चार्ट से याद रखना है, दिमाग में आपके पिक्चर आनी चाहिए। एक तरफ है सेलर, एक तरफ है बायर। सेलर बायर को तीन चीजें देता है, गुड्स की डिलीवरी और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर। बायर सेलर को उसके बदले में प्राइस देता है। ये चीज कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, अग्रीमेंट टू सेलरी। अगर प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट, अगर प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर हो रही है कंडीशनल तो अग्रीमेंट टू सेल। जो गुड्स की डिलीवरी है और जो प्राइस है ये इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, लमसम में भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आया कि सेल को कुछ उसके जैसे रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट से, सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंशिएट करना। तो पहला टॉपिक आया सेल और हायर परचेज। हायर परचेज को डिफाइन करने के लिए हमारे आंसर में जरूर एक वर्ड आना चाहिए, ऑप्शन। आप किसी पर्सन को ऑप्शन दे रहे हो, वो चाहे तो परचेज कर सकता है। सेकेंड वर्ड, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकता है। पर आप उसे गुड्स की पोजेशन अभी दे रहे हो, गुड्स की डिलीवरी कर रहे हो, एंड जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तब क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट आया हमारे पास सेल और बेलमेंट में क्या डिफरेंस है। बेलमेंट के केस में हम किसी पर्सन को गुड्स देते हैं और वो पर्पस कंप्लीट होने के बाद वो गुड्स हमें रिटर्न कर देता है, तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न हो रही हैं, पर सेल में गुड्स रिटर्न नहीं होती है। सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में क्या डिफरेंस है। सेल में हमारा इंटेंट है हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया और उसके पैसे ले लिए, बात खत्म। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में हम सिर्फ उससे एक सर्विस लेना चाहते हैं, वो गुड्स के ऊपर कोई वर्क करेगा, कोई सर्विस रेंडर करेगा, उसके बाद में वो गुड्स हमें रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक, पेरिशमेंट ऑफ गुड्स। तो दो टॉपिक्स हैं, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। सेक्शन 7, अगर गुड्स पेरिश हो रही हैं before completion of contract of sale, एंड सेक्शन 8 है कि अगर गुड्स पेरिश हो रही हैं आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पेरिश वर्ड का मतलब होता है so as to no longer answer to its description।
पेरिश वर्ड होने का मतलब क्या है कि गुड्स इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई हैं कि जिस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अब उससे मैच ही नहीं कर रहे, उससे आंसर ही नहीं कर रहे। ठीक है, लेट से मैंने कोई टैक्स की बुक्स ऑर्डर की, मैंने उन्हें बोला कि मेरे पेपर है मई 2026 में, मुझे इस चीज के लिए टैक्स की बुक दे दो। मैंने ऑनलाइन किसी पर्सन को स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मुझे इंडिया की बेस्ट टैक्स की बुक चाहिए, मई 2026 में मैंने पेपर देने हैं। एंड मुझे बाद में पता चला कि रूल्स में अमेंडमेंट आ गई है। ठीक है, तो वो जो बुक है वो एप्लीकेबल ही नहीं है। द बुक डजंट नो लॉन्गर आंसर टू द डिस्क्रिप्शन, वो अपने डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं कर रही। एंड ये काम कब हुआ? कॉन्ट्रैक्ट के पूरे होने से पहले। ठीक है, या फिर लेट से ए ने कश्मीर से एप्पल्स मंगवाए या कश्मीर से सेफ्रन मंगवाया, कश्मीर से में बहुत फेमस है ये दो चीजें, तो कश्मीर से सेफ्रन आ रहा है एंड पंजाब में फ्लड्स आ गए तो वो सारा डूब गया। तो महाराष्ट्र में जिस पर्सन को डिलीवर होने थे उसे पता है कि उसकी वो क्वालिटी तो अब रही नहीं है, तो गुड्स क्या हो गई? पेरिश हो गई। पेरिश होने का मतलब क्या है कि वो जिस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे मैच ही नहीं कर रहे। तो ये काम और हुआ कब है? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले। तो इस केस में किसका लॉस होगा? सेलर का। अग्रीमेंट इज वॉइड। इसका मतलब अग्रीमेंट क्या हो गया जी? वॉइड। वॉइड मतलब नल एंड जीरो। अब इस अग्रीमेंट की लीगली कोई वैलिडिटी नहीं है। सेक्शन 8 में भी अग्रीमेंट इज वॉइड। आंसर दोनों का सेम है पर दोनों अलग अलग केस है। पहले केस में क्या हो रहा है? गुड्स कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही खत्म हो गया। सेकेंड केस में अग्रीमेंट बनने के बाद पर कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने से पहले गुड्स खत्म हो गई। तो सेक्शन 7 में तो क्या हो रहा है? लेट्स से ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा सेल करूंगा एंड उसे नहीं पता कि जो घोड़ा उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, उसे पता ही नहीं उसके फार्म में घोड़े की डेथ हो चुकी है। तो इस केस में अग्रीमेंट क्या हो जाएगा जी? वॉइड, क्योंकि गुड्स अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जब कॉन्ट्रैक्ट किया हमने। सेक्शन 8 में क्या होगा? एक्स ने वाई को बोला मैं तुम्हें अपना घोड़ा सेल करूंगा 1 हफ्ते बाद। अब जिस दिन उसने घोड़ा प्रॉमिस किया सेल करने को उस दिन तो अग्रीमेंट वैलिड है। गुड्स पर पेरिश हो रही है आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट बनने के बाद, पर जब गुड्स की डिलीवरी करनी थी उससे पहले घोड़े की डेथ हो गई। अब भी अग्रीमेंट क्या है? कोई कंफ्यूजन? पक्का दोनों डिफरेंस दोनों में समझ आ गया है? इसके साथ एक और पॉइंट लिखेंगे, इफ नॉट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ सेलर एंड बायर, अग्रीमेंट वॉइड तो होगा बट कहते हैं ये सेलर या बायर किसी पर्सन के फॉल्ट की वजह से नहीं होना चाहिए, किसी की गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। इट इज नॉट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ सेलर एंड बायर। मतलब लेट्स से बाय घोड़ा लेने गया एंड उसकी गलती की वजह से घोड़े की डेथ हो गई, तो अब तो ऑब्वियसली किसका लॉस है? किसको लॉस बियर करना पड़ेगा? बायर। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कल मैं इसकी केस स्टडी भी करवाऊंगी। अभी देखो पहले सेक्शन 7, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। कहते हैं अगर आपने मान लो स्पेसिफिक गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा अगर गुड्स बिना सेलर की नॉलेज की एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम पे पेरिश हो चुकी थी या फिर डैमेज हो गई थी। किस तरीके से डैमेज हो गई थी? नो लॉन्गर आंसर टू द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 8, अगर कोई अग्रीमेंट हुआ था स्पेसिफिक गुड्स को सेल करने के लिए एंड सब्सिक्वेंटली बाद में बिना किसी फॉल्ट के ऑन पार्ट ऑफ सेलर एंड बायर, ना सेलर की गलती है ना बायर की, किसी की कोई गलती नहीं, गुड्स पेरिश हो गई हैं या फिर डैमेज हो गई हैं। डैमेज कैसे हो गई हैं? नो लॉन्गर आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द अग्रीमेंट बिफोर रिस्क पासेस टू बायर, रिस्क पास ऑन होने से पहले ही हो गई हैं, तो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा जी? पक्का सबको अच्छे से समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लीज प्रॉपरली सेक्शन नंबर 8 तक अपनी बुक में अच्छे से रीड करके आना है। कल मैंने इसी टॉपिक के क्वेश्चंस करवाने और इस चैप्टर को खत्म करना। एक मिनट, तुम्हारा टेस्ट है कल, वो लोग रुक जाओ, बाकी सब चले जाओ। और नीचे नहीं जाना, अब आपके साथ के साथ ही क्लास है। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा जब आप अपने नोट्स में डेफिनेशन पढ़ रहे होगे पब्लिक कंपनी की, हाँ जी ध्यान दो प्लीज सब लोग इधर, एक
जब आप नोट्स में पढ़ रहे होगे पब्लिक कंपनी, तो उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगी एज प्रेस्क्राइब्ड, और उसके बाद अदर पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट नेसेसरी या जीरो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? तो बच्चे कंपनीज एक्ट में तो ये लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, जो हम आपको मिनिमम अमाउंट बताएंगे कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। उसके बाद आज की डेट में रूल क्या है? जीरो। ठीक है, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, लॉ चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। अगर लॉ को रिवाइज करना है तो लॉ बनाने का प्रोसेस पढ़ा है हमने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। लॉ बनाने में क्या होगा, पहले कोई मिनिस्ट्री रूल बनाएगी, फिर वो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, फिर एक्ट बनेगा। तो जो कंपनीज एक्ट है, हमने उसमें क्या किया कि इतना लंबा प्रोसेस ना फॉलो करना पड़े। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, तो हमने एक्ट में ही लिख दिया कि जो ऑफिसर बोलेगा वो रूल लगेगा। तो एक्ट में तो ये लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, जो भी हम प्रेस्क्राइब करेंगे, जो ऑफिसर रूल्स बनाएगा। आज की डेट का रूल है क्या? इट इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि अब हम लोगों ने उसमें याद किया है 4 नंबर स्मॉल कंपनी में। स्मॉल कंपनी में क्या है, आज की डेट में पेड अप शेयर कैपिटल कितनी देखनी है, 4 CR, और सेल कितनी देखनी है, 40 CR। पर इस 4 CR को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मेरे से पूछा जाए कि रूल क्या है, तो स्मॉल कंपनी का रूल तो 10 CR और 100 CR है, और ऑफिसर बता सकता है मैक्सिमम वो 10 CR रख सकता है पेड अप शेयर कैपिटल, और सेल मैक्सिमम कितनी रख सकता है, 100। बट आज की डेट का रूल क्या है, 4 और 40। सुनैना, क्लियर हो गया? यस मैम। मैम पर अगर एग्जाम में पूछा होगा फिर क्या करेंगे? तो दोनों ही बताओगे, दोनों एक अच्छा, दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। ठीक है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे की अपोजिट चीज है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों पैरेलली इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं। यस और मैम। किसी को कोई डाउट? ओके जी, वेरी गुड।